हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 17वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 16 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। रात का वक्त था। शांभवी डिनर करने के बाद अपने रूम में लेटी हुई थी। आज सुबह ही वे सभी लोग घर पहुंचे थे। यही वजह थी कि सफर की थकान की वजह से रेस्ट करने के बाद कल ही उनका कॉलेज जाना पॉसिबल था। जनवरी आ चुकी थी और नए साल का स्वागत भी वो लोग अपने शहर की बजाय मनाली में ही कर पाए थे। अब ये नया साल शांभवी, सारव और अनिमेष की जिंदगी में क्या नए बदलाव लाने वाला था, ये तो वक्त ही बता सकता था। अब तक शीतलहर चलने की वजह से सर्दियां भी बहुत बढ़ गई थी, जिस वजह से शांभवी भी बिस्तर पर अपनी रजाई में किसी बच्चे की जैसे दुबकी हुई थी। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, और करती भी कैसे। आखिर अनिमेष ने उसे धमकी जो दे रखी थी। बीच में एक बार एनी की कॉल भी आई थी उसे, और उसकी वही सब बातें सुनने की वजह से वो थोड़ा परेशान हो गई थी। उसने आज आराम से रेस्ट करके कल कॉलेज में मिलने के लिए बोला था, जिस वजह से उसे काफ़ी घबराहट भी हो रही थी। लेकिन कुछ भी हो, कॉलेज तो उसे जाना ही था। ओह गॉड, पता नहीं अब क्या होगा। कल से कॉलेज जाना है। एनी भी कॉलेज में मिलने के लिए बात कर रहा था। पता नहीं कल क्या होगा, लेकिन जो भी हो मुझे कुछ भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। मुझे सिर्फ अच्छा ही सोचना चाहिए। वैसे भी कॉलेज में मैं अकेली तो होंगी नहीं, तो वैसे भी वो कुछ नहीं कर सकता, तो इतनी ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। वो खुद को समझा रही थी कि तभी उसे सारव की याद आ गई। उसने ये बात सारव को भी नहीं बताई थी। आई एम रियली सॉरी सर, मैंने आपको इस बारे में नहीं बताया, जबकि आपने कहा था कि मैं सब कुछ बताऊं आपको, लेकिन मैं भी क्या करूं। ऑलरेडी आप मेरे लिए बहुत कर रहे हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कॉलेज में आपके साथ कोई बखेड़ा खड़ा हो। रियली सॉरी, वो धीमी आवाज़ में बोली, और फिर वो ये सब छोड़कर अपने और सारव के रिश्ते के बारे में सोचने लग गई। एनी की वजह से मैं परेशान हूँ तो बनता भी है, वो तो है ही ऐसा इंसान, लेकिन आप भी तो कुछ कम नहीं हैं। आपने भी कितना परेशान कर रखा है मुझे। जब भी खुद समझने की कोशिश करती हूँ तो कंफ्यूज ही हो जाती हूँ, क्योंकि आपकी नज़रें, आपके हाव भाव कुछ और बयां करते हैं और आपकी जुबान कुछ और ही कहती है। आपको देखकर आपके इरादों पर शक होता है मुझे। पता नहीं क्या चल रहा है आपके मन में, पता नहीं क्यों पहेली सी बनती जा रहे हैं आप। खैर कोई बात नहीं, जो होगा देखेंगे। अनिमेष क्या कहेगा उसकी भी चिंता हो रही है, लेकिन मैं उससे ज़्यादा आपके जवाब का इंतज़ार कर रही हूँ। कभी ना कभी कोई तो जवाब देंगे आप, हाँ ना या ना। तब तक मैं बिना कोई शिकायत किए आपका इंतज़ार करूँगी, और मैं ये उम्मीद ज़रूर करती हूँ कि आपका जवाब जो भी हो सच मानिए। पूरी दुनिया मिल जाएगी मुझे अगर ऐसा हुआ तो। प्लीज जल्दी जवाब दीजिएगा। वो मन ही मन बोली, और फिर पीलो को हक करके आंखें बंद कर ली। इधर दूसरी तरफ शारव को भी नींद नहीं आ रही थी। एक तरफ उसे एनी को सबक सिखाना था, तो वहीं दूसरी तरफ उसे शांभवी को भी संभालना था, वो भी बिना अपनी फीलिंग्स को जाहिर किए। उसके लिए अब सबसे ज्यादा मुश्किल तो अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करना ही था। शांभवी, बहुत मुश्किल है ये तुम्हारे सामने खुद पर काबू कर पाना, और डर लगता है आखिर कब तक ऐसा कर पाऊंगा, लेकिन मुझे ये अभी करना ही होगा। कितना अच्छा होता ना दोस्ती के रिश्ते के साथ जीना, लेकिन तुमने सब कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। अरे क्या जरूरत थी, हम साथ ही तो थे ना। और अब तुम्हारे वो सब कहने के बाद तो खुद से झूठ भी नहीं बोल सकता कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। उफ छोड़ो, उसका तो बाद में सोचेंगे। अभी सबसे बड़ी परेशानी तो एनी है। कई बार लगा कि पुलिस को इन्वॉल्व कर लूं, लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं। मैं किसी भी एक इंसान के सामने तुम्हारी इज्जत को नीलाम नहीं होने दे सकता, फिर चाहे वो तुम्हारे मम्मी पापा हो या कोई अजनबी। मैं किसी गैर की आंखों में भी तुम्हारे बेपर्दा जिस्म को देखकर आने वाले हवस को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं नहीं सोच सकता कि किसी भी इंसान के मन में तुम्हारी पिक्स या वीडियोस देखकर कोई भी घटिया ख्याल आए। नहीं सोच सकता। ऐसा सोचकर ही आग से लग जाती है मेरे भीतर। पूरा बदन जलने सा लगता है, और मन करता है जला दूं उस शख्स को जो तुम्हें बेइज्जत करना चाहता है। खैर अब जो भी हो, लेकिन हाँ, एक चीज़ के लिए तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो एनी अब तो तुम्हें बिल्कुल भी हार्म नहीं कर पाएगा, और अगर उसने तुम्हें छूने की कोशिश भी की ना, तो उसका अंजाम उसके लिए बहुत बुरा होगा। आई प्रॉमिस यू।
वो बुदबुदाया। इधर अनिमेष अपने रूम में लेटा हुआ था कि तभी उसके पास उसके दोस्त का फ़ोन आया। हेलो। उसने तुरंत कॉल रिसीव कर ली। हाँ एनी, क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं यार, बस लेटा हुआ हूँ। वो बोला। अच्छा, शांभवी वापस आ गई है? तूने बात की ना, क्या हुआ? उसका रिएक्शन कैसा है? उसने पूछा। यार कुछ खास नहीं हुआ, वो तो अभी मुझे भाव ही नहीं दे रही, उल्टा उस सारव के साथ और भी ज्यादा मजे कर रही है। डरी तो है, लेकिन साली पर इतना भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे लग नहीं रहा है कि ये तरीका कुछ ज्यादा काम आ पाएगा। बोल रही थी कि बदनाम भी हो गई तो भी क्या, उसने तो प्यार ही किया था, इसमें उसकी क्या गलती? अब आगे समझ नहीं आ रहा यार मुझे। एनी थोड़ा परेशान सा होकर बोला। अच्छा कोई बात नहीं, एक और सोल्यूशन है मेरे पास, अगर तुम आ सको तो उसके बाद ही कुछ हो सकेगा, अदरवाइज तो। उसका दोस्त बोला। अबे सोल्यूशन है तो फिर बताना, अब क्या करना है? बताऊंगा, लेकिन तू मेरे घर आ सकता है क्या? घर? और इस वक्त? यार रात के 12:30 बज रहे हैं, डेढ़ तो वैसे भी मुझ पर गर्म ही रहते हैं आजकल। अभी जरूरी है क्या? कल नहीं हो सकता? एनी ने टाइम देखते हुए कहा। हाँ यार, अभी आना होगा, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना भी है। और तू टेंशन ना ले, बढ़िया इंतजाम है, हम साथ में दारू भी पियेंगे, मजे करेंगे। तू इसीलिए तू आजा अभी, कैसे भी करके देख ले सब, चुपके से आ जा। तुम्हारे डेड भी कौन से अभी तक जाग रहे होंगे। ओके मैं देखता हूँ यार, एनी ने कहा और कॉल कट कर दी। उसके बाद वो रूम से बाहर निकला और अपने मोम डैड के रूम के डोर पर जाकर चेक किया तो वो लोग गहरी नींद में सो चुके थे। पूरी तरह से निश्चिंत होने के बाद वो घर से बाहर निकल गया। शांभवी को सबक सिखाने के चक्कर में वो अब इतना ज्यादा गिर चुका था कि उसने अपने मॉम डैड के बारे में भी ना सोचा और इतनी रात को अपने घर से बाहर चला गया। इस दौरान वो ये भी सोच रहा था कि आखिर उसका दोस्त अब ऐसा क्या बताने वाला है जिससे शांभवी उसके इशारों पर नाचने के लिए तैयार हो जाती है। खैर इस सवाल का जवाब तो उसे अपने दोस्त के पास जाकर ही मिलने वाला था। इधर दूसरी तरफ सारंग को काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी नींद नहीं आ रही थी। वो बार-बार एनी को सबक सिखाने के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार वो उठा और रूम से बाहर निकलकर किचन की तरफ जाने लगा। वो अपने मॉम डैड के रूम के बाहर से निकल रहा था कि तभी हड़बड़ी में उसकी टक्कर से एक शो पीस गिर गया, जिसके शोर से उसकी माँ की नींद खुल गई। आरव, तुम हो क्या? वो रूम के भीतर से ही बोली। नहीं मॉम, मैं हूँ, सारंग ने उसे वापस रखते हुए जवाब दिया। क्या हुआ बेटा, तुम सोए नहीं अभी तक? मॉम, वो मैं कुछ काम कर रहा था, सो अभी कॉफी पीने का सोच रहा था। जल्दी सो जाओ बेटा, तुम्हें कल कॉलेज नहीं जाना क्या? मॉम, नींद नहीं आ रही थी, सो सोचा कुछ काम ही कर लेता हूँ, पर मैं जल्दी ही सो जाऊँगा, आप टेंशन मत लीजिए। अच्छा तो मैं बना दूँ क्या? अरे नहीं मॉम, मैं बना लूँगा, आप सो जाइए, मैं भी अपना काम खत्म करके सो जाऊँगा, सारव ने कहा और फिर किचन में आ गया। उसने अपने लिए कॉफ़ी तैयार की और फिर मग लेकर अपने स्टडी रूम में चला गया। उसने लाइट ऑन की और चेयर पर बैठ गया, साथ ही उसने एक नोटपैड भी उठा लिया था। उसने कॉफ़ी पीते हुए एक बार फिर से सब कुछ शुरू से सोचना शुरू किया। बीच-बीच में वो नोटपैड पर कुछ लिखते जा रहा था। वो हर एक पॉइंट नोट कर रहा था कि उसके किसी भी एक्शन पर एनी का क्या रिएक्शन हो सकता है। वो इस बार एनी को कुछ भी प्लान करने का मौका नहीं देना चाहता था। इस बीच उसने शांभवी को बीच में रखकर ये भी ध्यान में रखा हुआ था कि इस सब में उसे जरा भी दिक्कत ना आए, ना तो उसकी वजह से ना ही एनी की वजह से। काफ़ी देर तक ये सब करते हुए उसने अपनी पलकें भारी होती हुई महसूस की। उसने टाइम देखा तो रात के 3 बजने वाले थे, इसीलिए वो फिर स्टडी का डोर बंद करके रूम में आ गया और सो गया। चीयर्स! एनी ने शराब का गिलास अपने दोस्त के गिलास से टकराया। अब बोल क्या कहता है? उसका दोस्त मुस्कुराया। भाई कमाल है, क्या गजब आइडिया दिया है, अब देखता हूँ कैसे नहीं मानती है, उसने गिलास को होठों से लगाते हुए कहा। इस दौरान उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये तो वही जानता था। इधर सारंग को इस बात की भनक भी नहीं थी कि एनी भी कुछ करने वाला था। खैर जो भी था, दोनों ने ही अपने अपने पत्ते सोच लिए थे और चलने बाकी थे। लेकिन इधर जिसके लिए भी ये सब हो रहा था, वो इस वक्त सब कुछ वक्त के हवाले छोड़कर सो रही थी। आज कॉलेज में सब कुछ ठीक ही था। वापस से सब आपस में मिलकर काफ़ी खुश थे। शांभवी आज जानबूझकर क्लास के टाइम पर ही कॉलेज गई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अनिमेष को उससे अकेले में बात करने का कोई मौका मिले। क्लास शुरू हो गई थी, हालांकि आज इतना अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ।
सारव को भी काफ़ी टेंशन हो रही थी आज। उसने शांभवी को हिदायत भी दी थी कि वो एनी से अकेले में बात ना करे, जिससे वो कुछ कर ना पाए। वो एनी को किसी भी हाल में हल्के में नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि उस जैसे बददिमाग लड़के से उसे कोई उम्मीद नहीं थी। इस वजह से वो अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं बरतना चाहता था। इसी वजह से वो थोड़ा परेशान भी था। जैसे ही उसने क्लास में एंटर किया तो पाया वहाँ एनी भी मौजूद था। एनी को देखकर ही उसका मूड खराब हो गया। उसे वो सारी चीज़ें याद आ गई जो उसने शांभवी के साथ की थी। उसका मन कर रहा था कि तुरंत ही वो जाकर उसे ढूंढे, लेकिन अभी वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था। यही वजह थी कि उसे जला देने वाली नज़रों से घूरकर वो चुपचाप क्लास लेने के लिए खड़ा हो गया। इधर शांभवी भी एनी को देखकर परेशान थी, क्योंकि वो उसे अजीब इशारे कर रहा था और अब उसने सारव को अनिमेष की तरफ घूरते हुए देखा तो एक पल के लिए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आखिरकार ये सारव की उसके लिए फिक्र ही तो थी, जो उसे अनिमेष पर इस कदर गुस्सा आ रहा था। हालांकि उसे थोड़ा डर भी था कि कहीं उसके इसी वजह के चलते कोई गड़बड़ ना हो जाए कॉलेज में। सारव ने जब शांभवी की ओर देखा तो उसने उसे शांत रहने का इशारा किया और ये शब्द देखकर अनिमेष चिढ़ गया। यार, ये तुम दोनों के चक्कर में क्लास का माहौल ही पूरा बोरिंग हो गया है। पहले सर भी कितने अच्छे से हंसते हुए पढ़ाते थे, सारे लेक्चर को भी एंजॉय करते थे। अब तो सब अजीब लग रहा है। अलका ने मुंह बनाते हुए कहा। यार तू चुप करना, वो परेशान होंगे और इतने दिन बाद हम वापस आए हैं तो इसीलिए थोड़ा प्रेशर होगा, शांभवी बोली। यार तो प्रेशर को ऐसे कम करते हैं क्या? तुम लोग भी अब आपस में ढंग से बात नहीं करते। अगर 2-4 दिन और ऐसा ही रहा ना तो मैं खुद सर को बोल दूंगी ऐसा ना करे। अरे एक्सेप्ट नहीं किया या जो भी है वो अलग चीज है, लेकिन नॉर्मल तो हो ही सकते हैं, अलका ने शिकायत की। शांभवी ने उसे अनिमेष वाली चीजें नहीं बताई थी, तो उसे लग रहा था कि सारव का ये बिहेवियर सिर्फ उन दोनों के मसले की वजह से ही था। उसके अलावा और भी कई स्टूडेंट थे जो सारव और शांभवी के हंसी मजाक को पसंद करते थे। उन्हें भी थोड़ा अजीब लग रहा था। उन्हें कई बार लगता था कि दोनों के बीच कुछ है, पर फिर भी वो दोनों जिस तरह से क्लास में एक दूसरे की टांग खींचते थे उन्हें बहुत मजा आता था। लेकिन आयशा ये देखकर काफी खुश थी कि वो शांभवी से बात नहीं कर रहा। यही वजह थी कि वो अपना हक जमाने के लिए तुरंत बोल पड़ी। सर, व्हाट हैपेंड? आज आप कुछ उदास से लग रहे हैं, घर में कोई प्रॉब्लम है क्या? उसने बड़े ही प्यार से पूछा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा मूड ठीक नहीं था। तुम छोड़ो, उसने उसे टालते हुए कहा और फिर पढ़ाने लगा। क्लास खत्म हो गई थी, जिसके बाद सारव तुरंत बाहर निकल गया था। इधर एनी शांभवी से बात करना चाहता था। उसे लग रहा था कि वो खुद सीधे उसके पास आएगी डर की वजह से, लेकिन शांभवी ने उसे इग्नोर कर दिया था। शांभवी, वो मुझे थोड़ा काम है, मैं जाती हूँ और तुझसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगी, अलका ने कहा और वो भी जल्दी से निकल गई थी। शांभवी ने देखा तो एनी अभी तक वहीं था। उसे देखकर शांभवी जल्दी से निकलने का सोचती है, लेकिन तभी उसे एक लड़की ने बुला लिया। शांभवी सुनो। हाँ बोलो, क्या हुआ? शांभवी उसकी तरफ मुड़ी। यार बताओ ना, मनाली में कैसे एंजॉय किया? सब बोल रहे थे तुम सबने डांस किया था। यार अगर वो वीडियो हो तो मुझे भी भेज दो प्लीज, उनमें से एक लड़की बोली। शांभवी ने देखा तो बाकी सब वहाँ से बाहर जा चुके थे। अभी वहाँ सिर्फ शांभवी, अनिमेष और वो तीनों लड़कियां ही थी। शांभवी उनके साथ ही बाहर निकल जाने का सोच रही थी। हे जोया, लिशन, मैं शांभवी से अकेले में बात करना चाहता हूँ, तो प्लीज क्या प्राइवेसी मिलेगी? एनी ने पास आते हुए कहा। तो वो सब वहाँ से चली गई और शांभवी को मजबूरन रुकना पड़ा, क्योंकि वो सीधे तौर पर उसे मना भी नहीं कर सकती थी। वरना वो धीरे धीरे शांभवी के पास आ रहा था। अब शांभवी को भी डर लग रहा था, इसीलिए वो पीछे की ओर हटने लगी। लेकिन अगले ही पल वो दीवार से टकराई और रुक गई। उसकी धड़कनें काफी तेज हो चुकी थी। भले ही वो उससे एक वक्त पर प्यार करती थी, लेकिन आज उसके करीब आने में उसका दम सा घुट रहा था। इधर दूसरी तरफ शारव को जो डर था, उस वजह से वो क्लास से बाहर निकलकर कुछ दूर से शांभवी के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। जब उसने देखा कि लगभग सभी स्टूडेंट बाहर आ गए हैं, लेकिन शांभवी और अनिमेष अब तक बाहर नहीं आए हैं, तो वो समझ गया। इसीलिए वो इधर उधर देखकर वापस क्लासरूम की तरफ बढ़ा। देखो एनी, दूर हटो, ये कॉलेज है, कोई देख लेगा, शांभवी ने उसे रोकते हुए कहा। लेकिन उसने आगे बढ़कर शांभवी का हाथ पकड़ लिया। व्हाट इज दिस? हाथ छोड़ो मेरा, शांभवी थोड़ा गुस्से से बोली। व्हाट इज दिस नहीं, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी शांभवी, तो मैं वो सारी वीडियोज वायरल कर दूंगा।
दिस इज द कार्ड, इसमें होटल का एड्रेस है। चुपचाप आज शाम को 5 बजे बाहर आ जाना, मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। मैं तुम्हारा वेट करूँगा, और अगर तुम आज शाम को नहीं आई ना तो अच्छा नहीं होगा। वो उसका हाथ मरोड़ते हुए बोला। शांभवी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो छोड़ नहीं रहा था। इधर सारव ने जब डोर के पास से उन्हें देखा तो उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसे एनी पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका जी चाह रहा था कि वो अभी ऊपर से ही विंडो से उसे नीचे फेंक दे। क्या हुआ? इतने में ही छटपटाने लगी। उस सारव का टच तो इतना अच्छा लगने लगा कि मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रही हो। अरे मैं तो तुम्हें प्यार करता हूँ ना मेरी जान। और हाँ सुनो, होटल में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है, तो आना जरूर। अरे अब तो आओगी ही, पर जो इतने दिनों से तुमने बहुत तड़पाया है तो उसकी कुछ तो भरपाई तुम्हें करनी ही होगी। बोलते हुए उसने मजबूती से उसकी ठुड्डी पकड़ ली और उसकी तरफ बढ़ने लगा। शांभवी उसके इरादों को जानकर बहुत ज्यादा डर चुकी थी। वो अपना चेहरा घुमाकर उसको धक्का देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कर नहीं पा रही थी। इधर ये शब्द देखकर सारव की आंखों में खून उतर चुका था। उसने अपने जबड़े को भींच लिया था। उसके तन बदन में इस वक्त आग लग चुकी थी और वो अनिमेष को उसी आग में भून देना चाहता था। लेकिन किसी तरह से उसने अपने गुस्से को संभाला, क्योंकि ये सब करके वो सब बर्बाद नहीं करना चाहता था। जैसे ही उसने देखा कि एनी शांभवी के होठों को अपने होठों में लेने ही वाला है, तो उसने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, जिससे वो दीवार से टकरा गया और खुद जाकर पास वाले रूम में छिप गया। अनिमेष इस आवाज से चौंक गया था। यही वजह थी कि वो शांभवी से थोड़ा दूर हो गया। इसी बीच शांभवी को मौका मिल गया। उसने एनी को धक्का दिया और तुरंत भागकर रूम से बाहर निकल गई। जब तक एनी उसे वापस पकड़ता तब तक वो जा चुकी थी। उसके बाद एनी भी बाहर आया, इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। इधर सारा दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ था। उसने शांभवी के भागने की आवाज सुन ली थी। हालांकि उसे अब भी एनी का उसके हाथ को मरोड़ना, उसके करीब आना याद आ रहा था। यही वजह थी कि खून खोल रहा था उसका। उसकी लाल आंखों में अंगारे दहक रहे थे। एनी, तुमने ये करके बिल्कुल भी सही नहीं किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे हाथों से उसे छूने की? उसे चूमने की कोशिश कैसे की तुमने? तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना ही होगा। तुमने शांभवी के करीब आने की गलती की है। तुम्हारी वजह से उसे इतना डर महसूस हुआ। ठीक वैसा ही डर तुम भी महसूस करोगे, याद रखना। तुम्हारे टच से उसे जितना बुरा लग रहा है उतना ही बुरा तुम्हें भी लगेगा। आज मैं तुम्हें सबक सिखाकर ही रहूंगा, और ऐसा सबक मिलेगा तुम्हें कि जिंदगी भर याद रखोगे। सारा मन में ही बोला और कुछ देर बाद सावधानी से इधर उधर देखकर वहां से निकल गया। शांभवी और अनिमेष के लास्ट लेक्चर का टाइम हो गया था। वो और बाकी स्टूडेंट आकर बैठ रहे होते हैं कि तभी टेबल पर अपने बैग को खोलते हुए अनिमेष ने देखा उसके डेस्क पर एक रेड कलर का फोल्ड किया हुआ कागज रखा हुआ था। उसने उसे बाहर निकाला और इधर उधर देखा तो शांभवी और कुछ और स्टूडेंट थे वहां पर। कुछ सोचकर उसने नोट खुला। उस पर कुछ लिखा था। उसने पढ़ना शुरू किया। बाबू, आई एम रियली सॉरी, जो इतने दिनों तक हमारे बीच इतनी गड़बड़ हो रही थी, पर मैं तुमसे अब भी प्यार करती हूँ। और हाँ, तुम्हें मुझसे मिलना है ना तो मैं आ जाऊंगी, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि तुम मुझे आज शाम 6 बजे मिलना प्लीज। सॉरी, बट उस टाइम मम्मा पापा नहीं होंगे, सो मुझे दिक्कत नहीं होगी। और मैं एक और चीज़ बता देती हूँ ना, तुम मुझे वो R&D कॉलेज कैंपस के पास मिलना। तुम्हें पता तो होगा ही ना, एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी रखूँगी, सो प्लीज़ आ जाना। तुम आज शाम 6 बजे मुझे वहाँ से पिक कर लेना, फिर हम होटल चलेंगे। मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ये रियलाइज हो गया है कि तुमसे अच्छा पार्टनर मुझे नहीं मिल सकता। तुम समझ रहे हो ना? तो फिर मिलते हैं। आई लव यू सो मच। एनी ने नोट पढ़ा और फिर शांभवी की तरफ देखा। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। अरे वाह, इतना असर। खैर वो तो होना ही था, अब मजा आएगा। एड्रेस बड़ा अजीब दिया है, स्कूल कॉलेज और पार्क ही है उधर तो। खैर कोई नहीं, सरप्राइज है तो शायद इसीलिए। और ये तो अब खुश भी लग रही है। वाह, मजा आ गया। वो मन ही मन खुश हो रहा था। शाम का वक्त था। अनिमेष काफ़ी ज़्यादा खुश था। वो अच्छे से तैयार हुआ और फिर जैसे ही घर से निकलने लगा तभी उसकी माँ ने उसे पीछे से आवाज़ दी। एनी, कहाँ जा रहे हो इस वक्त? मॉम, कुछ नहीं, वो थोड़ा काम था। एनी, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे डैड को ये सब पसंद नहीं। शाम को अपने दोस्तों के साथ तुम्हारा इधर उधर घूमना, उनके आने का टाइम भी हो गया है। अगर तुम उन्हें नहीं दिखे तो वो फिर नाराज़ होंगे। मॉम, आप टेंशन मत लो, थोड़ा ज़रूरी काम है, मैं जल्दी आ जाऊंगा, डोंट वरी। एनी बोला।
और बिना अपनी माँ की जवाब सुने अपनी बाइक स्टार्ट करके घर से बाहर निकल गया। इधर दूसरी तरफ शांभवी इस वक्त अपने रूम में बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर बहुत टेंशन थी। उसे कॉलेज का सीन बार-बार याद आ रहा था। जिस तरह से एनी उसकी तरफ बढ़ रहा था किस करने के लिए, वो याद करके उसके चेहरे पर उसके लिए नफरत के भाव आ गए थे। उसे घिन आ रही थी उससे। उसे इस बात को लेकर बुरा लग रहा था कि कभी वो उसे प्यार करती थी। उसे लग रहा था कि वो शायद दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ है जो उसने अनिमेष से प्यार किया। उसे सब कुछ याद आ रहा था। यही वजह थी कि अब उसे डर भी लग रहा था। उसके हाथ में वही होटल का कार्ड था जो उसे अनिमेष ने दिया था। उफ़! इस एनी ने तो मुझे होटल में आने के लिए कहा था, लेकिन मैं कैसे जा सकती हूँ? बस या ऑटो में किसी अनजान के साथ बैठने पर भी इतना बुरा नहीं लगता जितना उसके टच से लग रहा था। मैं कैसे उसके साथ वो सब कर सकती हूँ जो वो चाहता है। आज जब वो मेरे पास आया था उसी वक़्त मुझे इतना बुरा लग रहा था। वो तो शुक्र था कि वो आवाज़ हुई थी जिस वज़ह से मैं निकल गई, वरना वो तो उफ़! मुझे सोचने में ही इतना बुरा लग रहा है। तो मैं कहीं नहीं जा रही। उसको वीडियो वायरल करने हैं तो कर दे, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर नहीं जाऊँगी। वो मेरा पास्ट था, लेकिन मैं प्रेज़ेंट में ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी जिसके कारण मैं अपने प्यार यानी सारव सर से नज़रें ना मिला पाऊँ। मैं अब सारव सर से प्यार करती हूँ और उनके अलावा किसी और का टच बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। मैं उनके अलावा किसी और को अपने करीब सोच भी नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं। मैं कहीं नहीं जाऊँगी। अब ये चाहे जो भी करे, पहले हुआ उसके सामने आने पर मैं शायद बर्दाश्त कर लूँ, लेकिन अभी चली गई तो अपने ही आँसुओं में डूबकर मर जाऊँगी। वो बुदबुदाई और फिर उस कार्ड को फाड़कर डस्टबिन में फेंक दिया। संभवी बेटा यहाँ आना, मेरी थोड़ी हेल्प कर दे बेटा। तभी बाहर से संभवी की माँ की आवाज़ आई। आई माँ, वो बोली और फिर बाहर चली गई। इधर अनिमेष आर.एन.डी. कॉलेज कैंपस के पास पहुँच गया था। उसने साइड में अपनी बाइक खड़ी की और उतरकर इधर-उधर देखने लगा। इस वक्त ये इलाका एकदम सुनसान हो गया था, क्योंकि आसपास काफ़ी दूर तक सोसाइटी बिल्डिंग्स नहीं थी। यहाँ पर बस पार्क, कॉलेजेस, स्कूल्स, कोचिंग सेंटर वगैरह ही थे। जब आसपास उसे कोई नज़र नहीं आया तो उसने अपना फ़ोन निकाला। शाम के 6 बज चुके थे। अब तो कोहरा और धुंध भी छाने लगा था। यही वजह थी कि उसे अब थोड़ा अजीब लग रहा था। वहाँ लाइट्स तो थी, लेकिन कोहरे की वजह से ज़्यादा कुछ दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। 6 बज गए हैं, लेकिन ये शांभवी कहाँ रह गई? बोल तो रही थी आ जाएगी, सरप्राइज़ भी है कोई, लेकिन यहाँ तो कोई नज़र भी नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, कॉल करके पूछता हूँ कहाँ है, उसने इधर-उधर देखते हुए कहा और फिर कॉल करने लगा। इस दौरान वो बेचैनी से इधर-उधर घूम रहा था। उफ़! ये कॉल भी नहीं उठा रही, आखिर है कहाँ ये? चलो मैं ही देखता हूँ, उसने कहा और फिर टहलते हुए कॉलेज के मेन गेट के पास आ गया। उसने एक बार फिर से शांभवी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि उसने फिर से कॉल रिसीव नहीं की थी। अरे क्या हुआ भाई, किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? तभी अनिमेष को एक आवाज़ सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो गार्ड था। उसे देखकर अनिमेष को थोड़ा ठीक लगा, क्योंकि अब तो वो गार्ड पहला ऐसा इंसान था जो अनिमेष को यहाँ दिखाई दिया था। अरे भाई, यहाँ आपने किसी लड़की को देखा है क्या? यही कोई 23-24 साल की होगी। उसने तुरंत उस गार्ड से पूछा कि शायद उसने शांभवी को यहाँ देखा हो। लड़की? अच्छा, उन्होंने कुछ तैयारियां भी की है शायद किसी के लिए। आप उन्हीं को पूछ रहे हो क्या? गार्ड उसे गौर से देखते हुए बोला। हाँ वही, शांभवी। शांभवी नाम है उसका। आपने देखा उसे? एनी जल्दी से बोला। अरे हाँ, देखा है ना, उन्होंने ही तो कहा था आप आओ तो बताने के लिए। एक काम करो, आप अंदर जाओ, वो अंदर उधर की तरफ है। उस गार्ड ने गेट खोलते हुए कहा तो एनी अंदर आ गया, तो वहां से उधर की तरफ जाने लगा जिधर उस गार्ड ने इशारा किया था। शांभवी, शांभवी यार कहाँ हो तुम? दिख क्यों नहीं रही? वो आवाज़ लगाते हुए बोला। अब धुंध भी काफ़ी बढ़ गई थी। यही वजह थी कि उसे 20 फीट दूर भी कुछ नहीं दिख रहा था। वो इधर-उधर देखते हुए आगे बढ़ रही थी। बेबी इधर आओ ना। अचानक से ही उसे एक आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर वो चौंक गया। हालांकि ये आवाज़ कुछ अजीब सी थी, लेकिन फिर भी वो उस तरफ बढ़ने लगा। शांभवी, तुम हो क्या? यार कम से कम रिप्लाई तो दो। एनी उसे इधर-उधर ढूंढते हुए बोला। वहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। कॉलेज के भीतर पोल्स पर और बिल्डिंग की लाइट्स ऑन थी, इसलिए वहाँ अंधेरा तो नहीं था, पर कोहरे और धुंध की सफ़ेदी जरूर छाई हुई थी।
आसपास कोई आवाज़ नहीं थी, हर रोड बस सन्नाटा पसरा हुआ था। यही वजह थी कि यहाँ अजीब डरावना सा माहौल बन गया था। ये शांभवी बीना, यार ऐसी जगह कौन बुलाता है भला। यार आज बिस्तर पर सारा हिसाब चुकता करूँगा, लेकिन पहले इसकी लुक्का छुपी तो खत्म हो। वो धीमे से बड़बड़ाया और पेड़ों और गुलाब और दूसरी झाड़ियों के पीछे से निकलता हुआ शांभवी को ढूंढने की कोशिश करने लगा। एनी इधर आओ ना, उसके पीछे से आवाज़ आई तो वो चौंक गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसे ये आवाज़ शांभवी की जैसी नहीं, बल्कि कुछ अलग सी लग रही थी, मानो किसी मशीन से आ रही हो। वो पीछे की तरफ कुछ दूर गया। झाड़ियों के पीछे उसे हल्की हलचल सी महसूस हो रही थी। शांभवी, उसने जैसे ही झाड़ियों के बीच से देखा, उधर कोई नहीं था। उफ, कहाँ है ये? शांभवी, शांभवी! एक जगह खड़े होकर उसने फिर से आवाज़ लगाई कि तभी उसे अपने पीछे से किसी के कदमों की हल्की सी आहट सुनाई दी। उसे लगा शांभवी है, इसीलिए वो उसके करीब आने का वेट करने लगा, लेकिन तभी अचानक से ही उसकी पीठ पर एक जोरदार वार हुआ। वो चीखा और गिर पड़ा। उसने तुरंत पीछे की तरफ देखा तो उससे 5 फीट दूर एक अनजान साया खड़ा था, जो किसी लड़की का नहीं बल्कि लड़के का था। कौन हो तुम? वो घबराते हुए बोला, क्योंकि सामने वाला एक अजीब से गेटअप में था। ब्लैक जीन्स, ब्लैक टी शर्ट और उस पर एक ब्लैक हुडी, जिसकी कैप को उसने सिर पर डाल रखा था। इसके साथ ही उस शख्स के चेहरे पर एक अजीब सा मास्क भी पहन रखा था। उसके काले दस्ताने वालों हाथों में एक रॉड थी, जिससे उसने उस पर वार किया था। उसे देखकर किसी के भी बदन में झुरझुरी हो सकती थी। यही वजह थी कि अनिमेष भी कांप गया। शांभवी से मिलना चाहते हो? चलो मैं मिलवाता हूँ तुम्हें, वो मास्क मैन अजीब सी घरघराहट भरी आवाज़ में बोला। उसकी आवाज़ भी कुछ कम डरावनी नहीं थी। मुझे मुझे किसी से नहीं मिलना, एनी बोला, क्योंकि उस शख्स के इरादे खतरनाक लग रहे थे। उसने जैसे ही उठकर भागने की कोशिश की, उस मास्क मैन का हाथ घुमा और उसके पाँव पर वो रोड आकर पड़ी। अनिमेष लहराता हुआ जमीन पर गिर गया। प्लीज हेल्प, बचाओ! वो चीखता उससे पहले ही उस मास्क मैन ने अपनी मजबूत हथेली उसके मुंह पर टिका दी। फिर अपने दूसरे हाथ से उसने जेब से टेप निकाला और उसके मुंह पे चिपका दिया। इसके साथ ही उसने एनी की बेल्ट खोली और उसी से उसके हाथों को कसकर बांध दिया। एनी बोलने की कोशिश कर रहा था। साला चिल्लाएगा, चीखें कैसे निकलती है, ये तो तुझे आज पता चलेगा। तुझे भागना है ना? चल भाग, देखते हैं कहाँ तक भागेगा। अबे भाग ना, वो मास्क मैन बोला। तो एनी दौड़ लगा दी। उसे उस आदमी के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन वो इतना समझ गया था कि वो उसके लिए ठीक नहीं है। वो भागकर कुछ ही दूर गया था कि तभी उसे अपने पीछे से हवा के कटने से सू-सू की आवाज़ सुनाई दी। वो पलटता उससे पहले ही वो रोड एक बार फिर उसके सर पर पड़ी और वो वहीं गिर गया। एनी दर्द से कराह उठा। उसके सिर से खून रिसना शुरू हो गया था। मास्क मैन अपने धीमे कदमों से उसकी ओर बढ़ा और उसके पास पहुंचकर उसने पास रोड अपने हाथों में ले ली। एनी डर से चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टेप की वजह से उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। चल भाग, उसने कहा, तो एनी ने फिर से अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की। वो दौड़ता हुआ मेन गेट की ओर आया, लेकिन वहाँ इस वक्त कोई गार्ड नहीं था और गेट भी लॉक था। आसपास किसी के न होने की बात सोचकर ही वो सिहर उठा था। उसने पलटकर देखा तो मास्क मैन आराम से चलते हुए आ रहा था, मानो वो अभी भी उसकी हालत का मजा ले रहा हो। उसे आता देखकर एनी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसकी फुर्ती और उसके एक्शंस देखकर वो ये तो समझ गया था कि वो उससे किसी भी हाल में जीत नहीं सकता है। ऊ बोलते हुए वो अपने पैरों से गेट को धक्का मारने लगा, लेकिन वहां उसे बचाने वाला कोई भी नहीं था। एनी ने जब मास्क मैन को अपने पास पहुंचता देखकर एक बार फिर से भागा, लेकिन मास्क मैन उसके पीछे ही था। एक बार फिर से उसकी रोड उसके पैरों पर पड़ी, जिसके बाद एनी को लगा कि अब वो उठ नहीं पाएगा। तभी वो उसके पास आया। एनी पीछे की तरफ घसीटने लगा, लेकिन मास्क मैन ने रोड उठाई और ताबड़तोड़ उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। हालांकि वो ऐसी जगहों पर मार रहा था कि हड्डियां ना टूटे। वो दर्द से इधर उधर लुढ़क रहा था। एनी चीखने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन ये संभव नहीं था। दर्द के कारण उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, लेकिन उसने उसे पीटना बंद नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो उससे किसी चीज का बदला ले रहा हो। कुछ देर बाद उसने रोड को फेंका और अपनी उभरती सांसों को समेटने की कोशिश करने लगा। इधर एनी का चेहरा डर और दर्द से जर्द पड़ गया था।
आंसू और मिट्टी से सनकर उसका चेहरा बहुत अजीब सा दिख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर ये कौन था और उसे क्यों पीट रहा था, लेकिन अभी फिलहाल उसे किसी भी तरह से उससे बचकर भागना था। उसने जब देखा कि उसका ध्यान उस पर नहीं है तो कराहते हुए उसने उठने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से वो दर्द से टूट रहे शरीर के साथ वो खड़ा हुआ और पीछे की ओर हटने लगा, लेकिन तभी मास्क मैन की नज़र उस पर पड़ गई। वो तेजी से झपटा और एनी को पकड़ लिया। एनी उसे छूटने की कोशिश कर रहा था। साला भागेगा, तुझे तो आज हर चीज़ की कीमत चुकानी है। ऐसे कैसे भाग जाएगा तू? ये ले, वो बोला और एक जोरदार घुसा उसके चेहरे पर मारा तो उसकी नाक से भी खून बहने लगा। साले, अपनी गलतियों को याद कर, आज तुझे प्रायश्चित नहीं बल्कि दंड मिलेगा, समझा? उसने एक किक एनी को मारी जिससे वो गिर पड़ा। वो उसके पास आया और बाल पकड़कर उठाया। अनिमेष की हालत खराब हो चुकी थी। उसमें अब विरोध करने की शक्ति नहीं थी। तेरी जिंदगी का सनी हूँ मैं, याद रखना। तुझे तेरे कर्मों का फल तुझे मैं दूंगा। बहुत सताया है तूने सबको, अब तेरी बारी। उसने उस पर लात घूंसों की बौछार कर दी। एनी के भीतर की सारी ताकत अब खत्म हो चुकी थी। यही वजह थी कि जब काफी देर तक पिटने के बाद उसने उसे छोड़ा तो वो भर कर नीचे गिर पड़ा। मास्कमैन के नथुनों से किसी सांड के जैसे आवाज आ रही थी। अनिमेष की आंखें अब बंद हो चुकी थी। कुछ पलों बाद उसने बालों से पकड़ा और घसीटते हुए एक बड़े से होल की तरफ ले आया। इधर अनिमेष को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर था कौन और क्यों उसके पीछे पड़ा था। उस मास्कमैन ने वहां पहले से ही सब इंतजाम कर रखा था। एनी फिर से उसकी पकड़ से छूटने की भरसक कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उससे ज्यादा ताकतवर था। उसने एनी के पैरों को बांधा और पास में लटक रही रस्सी को खींच लिया, जिससे वो ऊपर लटक गया। एनी के मुंह से आती आवाजें तेज हो गई थी, लेकिन उस पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। वो अपने पाँवों को छुड़ाने के लिए उन्हें झटक रहा था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होने वाला था। उसे कोई आइडिया नहीं था कि अब वो उसके साथ क्या करने वाला है, पर इतना तो तय था कि जो भी होने वाला है वो काफी बुरा था। मजा आ रहा है ना? अभी और मजा आएगा। तुम्हारा ये प्यारा सा चेहरा, इसे मैं और खूबसूरत बनाऊंगा, पर उससे पहले मुझे तुम्हें चूमना है। आखिर तुम इतने प्यारे जो हो। कहते हुए उसने अपने होठ उसकी तरफ बढ़ाए। एनी अपने चेहरे को झटका देकर उसे दूर रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने उसके चेहरे को पकड़ा और गाल को दांतों से चबा लिया। हाथ थू, कितनी मिट्टी भरी है, वो अजीब तरह से बोला। एनी को न जाने क्यों वो सनकी सा लग रहा था। उसे उसके छूने से भी डर लग रहा था। याद करो एनी माय डार्लिंग, जितना बुरा तुम्हें लग रहा है उतना ही बुरा किसी और को भी लगता होगा तुम्हारे टच से। याद आया? कोई और भी इतना ही डरता होगा। मुझे तुमसे घिन आ रही है क्योंकि मैं एक लड़का हूँ और तुम्हारे साथ ये सब कर रहा हूँ। ऐसे ही किसी और को भी तुमसे घिन आती होगी और आनी भी चाहिए क्योंकि तुम ऐसे ही हो। याद आया? हाँ बोलो, याद आया? याद आया? उसकी जोर की घरघराहट उस हॉल में गूंजी। तुम्हारा चेहरा बहुत गंदा हो गया है, रुको मैं धोता हूँ। फिर उसके बाद उसने हंसते हुए कहा और पास ही कहीं से पानी लाया और ठंडा पानी उसके मुंह पर उड़ेल दिया। इस सर्दी में ठंडा पानी पड़ने से उसकी हालत और खराब हो गई। एनी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अब तुम्हें चूमने में मजा आएगा। आई वाना किस योर नेक बेबी। वो आगे बढ़ा और उसकी गर्दन पर अपने होठ लगा दिए। अगले ही पल उसने उसे काट लिया। एक मिनट माय डार्लिंग, मैंने कहा था ना तुम्हारे चेहरे को खूबसूरत बनाऊंगा। जस्ट वेट ए मिनट, वो बोला और एक कोने में रखे हुए टूल बॉक्स की तरफ बढ़ा। उसने वहां से एक कैंची और पेचकस निकाला और एनी की तरफ बढ़ने लगा। अनिमेष उसके इरादे समझ गया था। यही वजह थी कि उसके चेहरे पर दहशत फैल गई। वो जोर जोर से आवाजें निकालने लगा था। इस वक्त वो यही प्रे कर रहा था कि कहीं से कोई वहां आ जाए और उसे बचा ले। जी कर रहा है तुम्हारी इन गोल गोल आंखों को निकाल कर अपने पैरों से कुचल डालूं। हाँ यही करता हूँ। मजा आएगा ना? बहुत मजा आएगा, वो बोला और पेचकस उसकी आंखों की तरफ बढ़ाने लगा। अनिमेष की आंखें इस वक्त खौफजदा होकर बड़ी हो गई थी। अगले ही पल उसने अपनी आंखें जोर से भींच ली, लेकिन तभी मास्कमैन अपना पेचकश वाला हाथ एनी की ओर बढ़ा रहा था। इस दौरान अनिमेष ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे विश्वास हो गया था कि आज शायद वो नहीं बचने वाला, क्योंकि उसके यहाँ होने की खबर किसी को नहीं थी। उसे अब शायद कोई चमत्कार ही बचा सकता था कि तभी उसने महसूस किया कि पेचकस या ऐसी कोई भी चीज़ उसे कहीं नहीं लगी है। यही वजह थी कि उसने चौंक कर आंखें खोली। सामने उसने देखा कि वो शांत खड़ा था, हालांकि उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। अचानक ही होठ हिले और उसकी कर्कश आवाज सुनाई दी। क्या हुआ एनी, डर गए?
डरना भी चाहिए, पर मैंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया है। मैं तुम्हारी आंखें नहीं निकाल रहा, उसने कहा और पेचकस फेंक दिया। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने तुम पर रहम करके नहीं किया, बल्कि मुझे तो तुम्हारी इन आँखों में खूब देखना है, इसीलिए मैं तुम्हारी आँखें नहीं फोड़ सकता। तो अब तैयार हो जाओ। वैसे मैं जो करने वाला हूँ उससे तुम्हें डर लगना तो नहीं चाहिए, तुम्हें तो मज़ा आना चाहिए। लेकिन अब तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा वो तो कुछ देर बाद ही पता चलेगा। बोलते हुए वो उसे नीचे उतारने लगा। जिस रस्सी से उसने उसे लटका रखा था उसने उसे खोल दिया, लेकिन उसके हाथ, पैर और मुँह अभी भी बंधे हुए थे। उसने उसके चेहरे पर अजीब तरह से हाथ फिराया, जिससे अनिमेष ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पैर बंधे बंधे होने की वजह से वो गिर गया। एनी, याद करो कि तुम्हें सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलती है, कब तुम्हें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। मेरी कोशिश रहेगी कि आज भी मैं तुम्हें वो खुशी दूँ। वो टहलते हुए बोल रहा था, लेकिन अनिमेष को एहसास हो गया था कि वो ज़रूर कुछ तो बुरा करने वाला है, लेकिन क्या? डर की वजह से वो ये सोच नहीं पा रहा था। पिटाई, ठंडे पानी और डर वजह से उसका चेहरा लाल हो गया था। उसकी आंखों के पास पिटाई की वजह से नीले निशान पड़ गए थे। साथ ही उसके होठ के कोने और सिर के पास से थोड़ा खून भी रिस रहा था। एनी जानता था कि वो उससे नहीं बच सकता, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहा था। इसी वजह से वो बैठे हुए ही पीछे की तरफ खिसकने लगा। अच्छा बेबी, तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें इतना क्यों पीटा, क्यों तुम्हारे साथ ये सब किया? बोलो, पता है? वो भी उसकी तरफ चलकर आने लगा। एनी तेजी से पीछे हट रहा था, लेकिन जल्द ही उसे अपने पीछे दीवार महसूस हुई और उसे रुकना पड़ा। मास्क मैन उसके पास आया और घुटनों पर बैठ गया। वो गौर से अनिमेष का डर से सफ़ेद हुआ चेहरा देख रहा था। बोलो एनी, पता है तुम्हें मैंने ये क्यों किया? नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ, उसने कहा और अपना चेहरा बिल्कुल एनी के पास लेकर गया और बोला, क्योंकि वो सब करने से पहले मुझे ये सब करना अच्छा लगता है। समझ गए ना? अब याद आ गया होगा कि तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छा कब लगता है, जब तुम सेक्स करते हो, उसने कहा तो अनिमेष के चेहरे का रंग उठ गया। एनी बोलते हुए अपनी गर्दन हिलाने लगा। मज़ा आता है ना तुम्हें? मुझे भी बहुत मज़ा आता है। तो फिर जब दोनों को ही इसमें मज़ा आता है ना, तो फिर करते हैं ना। तुम मना क्यों कर रहे हो बेबी? सच्ची में बहुत मज़ा आएगा, ट्रस्ट में। तुम मुझ पर डाउट नहीं कर सकते, मैं पक्का तुम्हें खुश कर दूंगा। इट्स माई प्रोमिस एनी माई डार्लिंग, आई रियली वाना सेक्स विथ यू। तुम भी यही चाहते हो ना? चाहते क्यों नहीं होगे? तुम इसीलिए तो आए थे यहाँ, इस जगह पर। और तुम तो इतने एक्साइटेड थे कि तुमने एक बार भी नहीं सोचा वहाँ जाना चाहिए या नहीं। जब तुम्हें सेक्स इतना ही पसंद है तो फिर मैं वही करता हूँ ना। तुम्हारी विश पूरी करना तो मेरी ड्यूटी है ना माय डार्लिंग। ओके, तो अभी शुरू करते हैं। पता है, जब मैं सामने वाले को दर्द देता हूँ, वो चीखता है, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। यू नो, वाइल्ड रोमांस। इसीलिए अब मैं तुम्हारे कपड़े उतारता हूँ, ठीक है? वो अजीब तरह से बोल रहा था, जिसके बाद एनी की हालत खराब हो गई थी। वो लगातार चीख रहा था। उसकी आंखों में खौफ उतर आया था। जो वो करने वाला था उसके बारे में सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। तुम्हारे तो हाथ बंधे हुए हैं, कपड़े कैसे उतारूं? एक मिनट, वो कैंची ना कहाँ गई? उसने इधर उधर देखते हुए कहा। वो रही, मैं लेकर आता हूँ। ओके, बेटे मिनट। वो गया और कैंची उठा लाया। इस दौरान एनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उससे बचे। अपने अंजाम के बारे में सोचकर ही उसकी आंखों में आंसू बहने लगे थे। इतना बुरा उसके साथ कभी नहीं हुआ था। कभी किसी के टच से उसे इतना गंदा नहीं लगा था, लेकिन आज वो सब हो रहा था। वो बस किसी तरह से यहाँ से भाग जाना चाहता था। वो सोच रहा था कि काश वो अपनी माँ की बात मान लेता और यहाँ न आता, तो ये सब उसके साथ नहीं होता। लेकिन उसने नहीं माना। इधर उस मास्कमैन ने उसकी जैकेट को काटना शुरू किया। कुछ पलों बाद उसने उसके सारे कपड़े काटकर अलग कर दिए। इस दौरान एनी उससे बचने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी और उसके हाथ पैर बंधे होने के कारण भी वो उससे बचने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था, सिवाय अपने मुंह से ऊ ऊ की आवाज़ निकालने के। मास्कमैन उसकी नंगी छाती को घूर रहा था। उसने अपने ठंडे हाथ उसके बदन पर लगाए तो अनिमेष के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वो ठंड और डर से कांपने लगा। वो रोते हुए अपनी गर्दन हिला रहा था। कुछ कहना चाहते हो? उसने पूछा तो एनी ने हाँ में गर्दन हिलाई। ओके, मैं तुम्हारे मुंह से ये टेप हटा देता हूँ, लेकिन हाँ, कोई चालाकी नहीं। अगर तुम्हारे मुंह से चीख निकली तो सोच लेना। वैसे तुम्हारे चीखने का कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आसपास कोई भी तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए नहीं है, उसने कहा और झटके से खींचकर टेप को अलग कर दिया। मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। तुम्हारी मेरे साथ क्या दुश्मनी है?
मुझे मुझे जाने दो प्लीज़। तुम मुझे इतना पीट चुके हो, अब प्लीज़ मेरे साथ वो सब मत करो। मैं लड़का हूँ, लड़की नहीं हूँ। फिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? प्लीज़ मुझे छोड़ दो प्लीज़। अनिमेष रोते हुए बोला, क्योंकि वो समझ गया था कि वो तभी बच सकता है जब खुद मास्कमैन चाहे। क्या ना करूँ? और मेरी कोई दुश्मनी नहीं है तुमसे, मैंने कहा ना। तुम मुझे सनी समझ सकते हो, तुम्हारे कर्मों का फल दूंगा मैं। अब ये तो तुम्हारे कर्म ही डिसाइड करेंगे ना तुम्हें क्या फल मिलेगा। और रही बात, तुम एक लड़के हो, इसीलिए तुम्हारे साथ वो ना करूँ तो मुझे तो लड़कों के साथ ही मजा आता है, फिर मैं कैसे छोड़ दूँ। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ मुझे जाने दो, एनी गिड़गिड़ाया। तुम सुनते हो किसी की रिक्वेस्ट? नहीं ना, तो मैं कैसे सुन लूँ? प्लीज़ मत करो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मैं कभी आपकी नज़र भी नहीं आऊँगा, मैं अपने घर से बाहर ही नहीं निकलूँगा, किसी के पास नहीं जाऊँगा, मैं नाम तक नहीं लूँगा इसका। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। पक्का तुम कभी नाम नहीं लोगे? उसने हंसते हुए कहा। नहीं, कभी नहीं, बस आप मुझे छोड़ दो। चल मान ली तेरी बात, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो याद रखना, सनी कहीं भी प्रकट हो सकता है, कहीं भी। वैसे सच बताओ ना, तेरी बॉडी देखकर तू मुझे मैच ही नहीं करता, और तेरी शक्ल, हाँ थू। उसने एनिमेस के चेहरे पर थूक दिया और फिर बोला, मुझे घिन आ रही है तुझसे, इसीलिए तुझे छोड़ रहा हूँ। अच्छा चल, तुझे बाहर तक छोड़ देता हूँ। उसने उसका फ़ोन उठाया जो गिर गया था, और फिर उसे घसीटते हुए बाहर की तरफ ले आया। एनी ने देखा तो अब गेट खुला हुआ था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मास्कमैन ने उसे उसकी बाइक के पास पटका और साथ ही उसका फ़ोन भी वहीं डाल दिया। ओके, फिर चलता हूँ। बोलना तो तुझे गुड बाय चाहता था, बट फिलहाल के लिए सी यू सून माय डार्लिंग, वो बोला और तेज कदमों से वहाँ से चला गया। कुछ ही पलों में धुंध में गायब हो गया। एनी चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि अगर वो वापस आ गया तो उसे नहीं छोड़ेगा। यही वजह थी कि वो कुछ देर शांत रहा। कुछ देर बाद उसने इधर-उधर देखा तो वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कोई है? प्लीज़ हेल्प, कोई सुन रहा है? वो चिल्लाया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।